नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एड्स। तो यदि आप इसको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ाने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगते हैं इसको पूरी तरीके से कवर करने में। तो मैं क्या करूँगा, इसको सब टॉपिक्स में, जैसे इसका ट्रीटमेंट, इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन, इसको पहचानने के जो डायग्नोसिस मेथड्स होते हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। 8-10 मिनट के 4-5 लेक्चर होंगे। यदि आप इन सभी को देख लेंगे तो आपका एड्स से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको समझाने के दौरान अपनी भाषा को आसान रखूँ, सहज रखूँ, ताकि आपको चीज़ें कायदे से समझ में आएँ। यही एड्स जब NCERT लिखता है तो उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ है, तो हम इसको आसान भाषा में समझेंगे, इसको हर एंगल से, हर कॉर्नर से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में, और जो आपके कॉम्पिटिटिव या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं उसको भी आपको ईजिली करने में हेल्प मिलेगी। तो हम बात करते हैं एड्स के बारे में। तो एड्स को हम, दरअसल इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, तो ये जो फुल फॉर्म है यही काफ़ी हद तक अपनी इस बीमारी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे देता है। यहाँ लिखा हुआ है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि यह बीमारी दरअसल कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अपनी कुछ बैड हैबिट से इस बीमारी को एक्वायर करता है। ठीक है, और ये कॉन्जेनाइटल नहीं है। दरअसल बीमारियाँ 2 तरह की होती हैं, एक होती है कॉन्जेनाइटल यानी जो बाई बर्थ होती है, दूसरी होती है एक्वायर्ड, जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से अपनाता है। तो ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, बाई बर्थ नहीं है, ये एक्वायर्ड बीमारी है जिसको व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से अपनाता है। अगला है कि इस बीमारी में देखा ये गया है पेशेंट्स के अंदर कि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल घट जाती है, जिसको मैंने लिखा है इम्यूनोडिफिशियेंसी। और इम्यूनिटी घट जाने की वजह से उस व्यक्ति के अंदर एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं, यानी लक्षणों का एक समूह दिखता है, जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे हम एड्स को ये कह सकते हैं कि एड्स दरअसल एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से ग्रसित होता है, और इस बीमारी में ये देखा गया है कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी बिल्कुल घट जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में लक्षणों का एक समूह दिखता है, जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स ये रहा। अब हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री से रिलेटेड। बहुत थोड़ी सी जानकारी है कि 1981 यह वह सन था जब एड्स का पहला पेशेंट डिटेक्ट हुआ था पूरे विश्व में। वह जगह थी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर भारत में बात करते हैं तो ठीक उसके 5 साल बाद चेन्नई में एड्स का पहला व्यक्ति डिटेक्ट हुआ था। ये इससे इतिहास से रिलेटेड जानकारी रही, और 1981 से लेकर के अब तक, यानी सन 2020 या 22 तक, ये तकरीबन 25 मिलियन पीपल्स को मार चुका है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इस वजह से एक फैटल डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है, भयावह बीमारी है। तो इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर मैंने लिख रखा है कि एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन USA इन द ईयर 1981। इन इंडिया एड्स इन्फेक्शन वाज डिटेक्टेड इन 1986 इन चेन्नई। नीचे मैंने लिखा है कि इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पीपल। ठीक है, यही बात जो मैंने आपको समझाई वही लिख रखा है। नीचे मैंने लिखा है कि ये जो बीमारी होती है वो दरअसल किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं, बल्कि एक वायरस की वजह से होती है, जिसका नाम होता है HIV वायरस। अब इस वायरस को हम अगले आने वाले लेक्चर्स में बहुत कायदे से कवर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और तमाम चीज़ें से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी हम अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। और अगला है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल मतलब होता है कि इसका खतरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का बना रहता है। जैसे कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कैंसर में इस बात का खतरा नहीं होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगी, लेकिन एड्स में इस बात का परेशानी बनी रहती है कि इसमें खतरा होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे में फैलने का डर बना रहता है। और एड्स दरअसल फैलने वाली बीमारियां तो कई सारी होती हैं, लेकिन उन तमाम बीमारियों में जो एड्स होती है ये और भी हाई रेट से फैलती है। इसका कारण ये होता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट आज एड्स से ग्रसित हुआ, आज उसको एड्स का इन्फेक्शन हुआ, तो अब इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स उसको तकरीबन 8 से 10 साल बाद दिखेंगे, या हो सकता है कुछ कई सारे महीनों बाद दिखेंगे, या कई सालों बाद दिखेंगे। ज़्यादातर 8 से 10 साल बाद दिखते हैं। तो ये जो इतना लंबा गैप हुआ इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इस दौरान व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि वो एड्स से ग्रसित है, क्योंकि सिम्टम्स तो तकरीबन 8 से 10 साल बाद आने वाले हैं। इस दौरान वो न जाने कितने लोगों को ब्लड डोनेट करता है, न जाने कितने लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और वो तमाम लोगों को फैला देता है। इस वजह से इसका रेट जो है फैलने का, वो बाकी फैलने वाली बीमारियों के कंपेयर में बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात थी। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो फैलती नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वहीं एड्स फैलता है। और जो कॉमन है कैंसर और एड्स में वह ये है कि दोनों ही बीमारियां भयावह हैं, दोनों ही अब तक मिलियंस ऑफ लोगों को निपटा चुकी हैं।
अगली बात ये है कि इसका अगर ये फैलने वाली बीमारी है तो आखिर वे क्या क्या तरीके होते हैं या वो क्या क्या कमियां होती हैं जो व्यक्ति जिनको नेगलेक्ट करता है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, यानी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ मैंने लिख रखा है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में दरअसल होता क्या है कि आप समझिए, ये जो एड्स का वायरस होता है पेशेंट के अंदर, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, ये दरअसल उसके बॉडी फ्लूइड्स के जरिए एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो अब शरीर में बॉडी फ्लूइड्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है, आपका ब्लड आ जाएगा और ब्लड के साथ साथ आपका सीमन आ जाएगा और वजाइनल फ्लूइड। ये तीनों ऐसे होते हैं जो जिसमें एड्स का वायरस यानी HIV वायरस पाया जाता है और इन्हीं तीनों के एक्सचेंज से, इन्हीं तीनों के जरिए ये वायरस एक एड्स के पेशेंट से एक नॉर्मल पेशेंट में फैलता है। तो ब्लड, सीमन और वजाइनल फ्लूइड, इन्हीं तीनों को लेकर के मैंने यहाँ नीचे 2-3 लाइनें लिख रखी हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि ये HIV पेशेंट के जो ब्लड होता है और जो सीमन होता है और जो वजाइनल फ्लूइड होता है, इनमें एड्स का वायरस पाया जाता है और यही माध्यम बनते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के। तो इन्हीं तीनों वर्ड्स को, ब्लड को, सीमन को और वजाइनल फ्लूइड को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। एक तो ये है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। यदि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो इस बात की संभावना होती है कि आपका सीमन या फिर उस व्यक्ति का या फिर उसका वजाइनल फ्लूइड एक्सचेंज हो और फिर ये बीमारी उत्पन्न हो। दूसरा मैंने लिखा है कि बाय ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड एंड कॉन्टामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी वैसे तो जो ब्लड हॉस्पिटल्स वगैरह में या कहीं पर चढ़ाया जाता है वो पहले से वेल एग्जामिन्ड होता है, उसकी जांच हुई रहती है। लेकिन यदि कभी भी आप बिना जांच के ब्लड चढ़वाते हैं और यदि वो सामने वाला व्यक्ति एड्स का पेशेंट है तो फिर आप में भी इसके आने के चांसेस पूरे हैं। तीसरी बात करते हैं इंट्रावीनस ड्रग्स एब्यूजर्स। ड्रग्स एक अलग टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में, उसको हम बाद में कवर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो शराब होता है, जो तंबाकू होता है और जो आपका स्मोकिंग, सिगरेट्स वगैरह हो गया, इन चीज़ों का नशा छोड़ना मुश्किल तो होता है लेकिन ड्रग्स से कंपेयर में आसान होता है। लेकिन यदि आप ड्रग्स के आदी बन जाते हैं तो फिर इसके नशा को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप इसके नशे को ख़त्म करें उससे पहले ही आपको ख़त्म कर देता है। ड्रग्स से दूर रहें। ड्रग्स से बता सकते हैं कि इसका कंजप्शंस ह्यूमन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन फिर भी देखा यह गया है कि जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स को अपने शरीर में डालते हैं, उसको लेने के कई सारे मेथड होते हैं ड्रग्स को कंज्यूम करने के लिए। कुछ लोग इसकी स्नॉर्टिंग करते हैं। स्नॉर्टिंग का मतलब उसको फाँकते हैं। कुछ लोग इसको लिक्विड्स के जरिए घोल करके पी जाते हैं। कुछ लोग वहीं जो सिरिंज वगैरह होती है उसकी नीडल के जरिए अपनी नसों में लगाते हैं, जिनको हम इंट्रावीनस एब्यूज़र्स बोलते हैं। तो ये तो खुद पहले से नशे में धुत होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं कि सेम नीडल, सेम सिरिंज की सेम नीडल से जिससे एक व्यक्ति लगा रहा है उसी से दूसरा, दूसरे से तीसरा ड्रग्स को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं। और हो सकता है उन्हीं व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति एड्स का पेशेंट हो तो फिर इसके फैलने के चांसेस सब व्यक्तियों में हो जाते हैं। नीचे मैंने लिख रखा है कि फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, यानी यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसके बच्चे में भी आने के चांस होते हैं, क्योंकि बच्चा और वो माँ दोनों प्लेसेंटा के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जिससे न्यूट्रिशन और तमाम चीज़ों का एक्सचेंज होता है। अब ये 3-4 लाइनें पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एड्स के रोग से ग्रसित होने के चांसेस उन व्यक्तियों में अधिक होते हैं जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, जो मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं, या फिर जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हों जिसमें बार बार खून बदलवाने की आवश्यकता पड़ती हो। जैसे एक यूरेमिक पेशेंट में यूरेमिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें डायलिसिस करवाया जाता है एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया को घटाने के लिए बॉडी में। तो उस व्यक्तियों को बार बार खून बदलवाना पड़ता है। तो यदि कभी नेग्लेक्शन की वजह से यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति का खून उसको चढ़ा दिया जाता है जो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है, तो फिर उस व्यक्ति में भी होने के चांसेस हैं। तीसरा, एक माँ से उसके बच्चे में जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये कुछ बातें रहीं। और चौथा है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं बेसिकली सिरिंज के निडल के जरिए, उनमें भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अभी हम बात करने वाले हैं कि एड्स को लेकर के क्या क्या भ्रांतियाँ होती हैं समाज में। व्यक्ति आमतौर पर खामखा उन भ्रांतियों के बलबूते पर डरता रहता है। तो फिर हमें कायदे से समझ लेना होगा कि एड्स से रिलेटेड मिथ्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या भ्रांतियाँ होती हैं। तो उससे पहले हमें ये चीज़ आप दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो एड्स का पेशेंट होता है उसमें जो एड्स का वायरस होता है वो उसके बॉडी फ्लूइड्स यानी उसके ब्लड, सीमन और वजाइनल फ्लूइड, यही तीनों चीज़ें उस इन्फेक्टेड पर्सन की ऐसी होती हैं, यही तीनों बॉडी फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो माध्यम बनते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के। मेन यही है।
ब्लड याद रखिएगा, सीमन और वजाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब होता क्या है कि आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि यार कोई मान लीजिए मॉस्किटो है, कोई मच्छर है, वो उस एड्स के पेशेंट को काट रहा है, फिर उसके बाद आपको भी काट ले रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें नहीं फैलेगा, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है कि एड्स डू नॉट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। अभी मैं पीछे हट जाऊँगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो एड्स डू नॉट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। अगला चीज़ जो हमें ध्यान रखनी ये है कि मान लीजिए जो एड्स का पेशेंट है उसके तौलिए को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन वगैरह को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि वो हमारे मुंह पर छींक देता है, खांस देता है, कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन करता है, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा जो है कि परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, इससे भी नहीं एड्स फैलता है। और फॉर्मल हैंड शेकिंग करने से, गले मिलने से, किस करने से, इन तमाम चीज़ों से भी एड्स फैलने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो फिर अब वही चीज़ें मैंने पीछे मेंशन कर दी हैं। और इसके साथ साथ एक बात और है कि 1 दिसंबर ये वह दिन होता है जिस दिन पूरे विश्व भर में एड्स डे के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने लिख रखा है इंसेक्ट बाइट्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, शेयरिंग ऑफ फूड, वाटर, अटेंसिल्स एंड टॉवेल, शेकिंग हैंड एंड किसिंग। और इसके साथ एक चीज़ आप और भी जान जाइए कि एड्स का वायरस उस पेशेंट के पसीने में भी नहीं होता है, ठीक है, और सलाइवा में भी नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।